हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे देखने वाले अपना वैश्वीकरण यानी कि अपना जो चैप्टर है 9, ठीक है। और ये 11th क्लास की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट था, उसका ये लास्ट चैप्टर है। तो अभी तक जो भी सारी बातें हम लोग पढ़े हैं, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे बात करें तो सोवियत संघ का खात्मा हो, देन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फिर जब सोवियत संघ का खात्मा होता है तो यूएसए कैसे एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में निकलता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जब वो आ जाता है तो यहाँ की अपने भारत के साथ कंपेयर क्या कैसे हो सकती है, देन विश्व में भी क्या कुछ खतरे हो सकते हैं। कुछ फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी जो चर्चा हुई थी वो हम लोग किए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर यूएनओ की भी हम लोग बात बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, जिसमें से यूएनओ के जो भी काम थे कि किस तरीके से करता है, क्या करता है, इंडिया उसमें स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य उसमें कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज जो न्यू स्टूडेंट अभी सुन रहे हो, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए कि कहाँ देख चुके हैं। इससे पहले सारे चैप्टर जो कराए गए हैं तो वो आप वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया आपको, तो दोबारा उसे बताया जाएगा। चाहे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए, चाहे कमेंट में ही कमेंट करके बताया जाए, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, जब भी कहीं ना समझ में आए वहीं पे ही आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई नहीं है कि कोई आपका रिप्लाई नहीं देगा, ज़रूर दिया जाएगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई। सो आज यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जो कि आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपका है यानी कि 2020 में पूछा गया था। पहला इसमें क्या क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अपना भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ये सारे चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, गोलकनाथ मामला क्या था, केशवानंद बनाम भारती मामला क्या था, कब न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई थी, कब उसे हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, वो सारे चीज़ जो भी था हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कराया है, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, कि एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। और आपका बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2, और जो आपका चौथा ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका बहुत ही केयरफुली आंसर करने की कोशिश करिएगा आप लोग, और आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो अब आते हैं अपने चैप्टर पे, और यहाँ पे बात करते हैं वैश्वीकरण से रिलेटेड कि क्या कैसे कुछ हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले जो चैप्टर ख़त्म किए हैं उसमें कुछ आंदोलन की बात आई थी। जैसे पर्यावरण और राजनीति का संबंध जो था उसे हम देख रहे थे, तो ये था कि कुछ आंदोलन वगैरह हुए हैं, वो हम नेक्स्ट इस चैप्टर में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जो भी उसमें नहीं हो पाया, ठीक है। तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें हम लोग देखा, क्योटो प्रोटोकॉल और जो भी बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं, चाहे मॉन्ट्रियल समझौता हो या सम्मेलन हो, रियो सम्मेलन हो, तो ये सब किस लिए हो रहे थे और कर कौन रहा था। यानी कि एनवायरनमेंट का जो भी है यहाँ पे, यदि उसे हम ख़त्म कर रहे हैं तो भी इसमें हमारा ही रोल है, उसके सुधारने के लिए भी हमारा ही रोल है। तो वैसे नहीं कि कोई आम पब्लिक जाएगा और वहाँ पे कह देगा आज हमें ये करना है तो हो जाएगा, ठीक है। हमारे द्वारा अभी देखेंगे कि कई सारे आंदोलन किए जाते हैं और तभी गवर्नमेंट के द्वारा भी कदम उठाए जाते हैं। बट बात किसकी मानी जाती है, तो एक हम लोग एक संगठन बनाते हैं या तो हम सरकार को चुनते हैं, तो इसी तरीके से सरकार का भी यहाँ किस तरीके से रोल है उनको बचाने
बढ़ाने के लिए या उसको मतलब सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वैश्विक स्तर पर या अपने राष्ट्रीय स्तर पर, ये सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखे थे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग वैश्वीकरण की बात करेंगे और वैश्वीकरण की चर्चा जो है इस हम पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और यहाँ पे यदि हम देखें कि वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और कारणों की जांच से हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की भी बात करेंगे। क्वेश्चन में आपका कुछ ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, आपका ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन उठा के देखिए आप लोग कि क्वेश्चन बनता कैसे, उसका हमें राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, ये जितने पहलू हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमारी जो दिलचस्पी यह समझने भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो ग्लोबलाइजेशन आता है उसका अपने इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। यानी कि हम देखें कि जो भारत है, भारत पर एक तो वैश्वीकरण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, देन भारत वैश्वीकरण पे क्या अपना रोल निभा रहा है, और आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर भी क्या करेंगे, नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट बातें उससे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम वैश्वीकरण की अवधारणा की बात कर लेते हैं कि आखिर वैश्वीकरण क्या है, किसे आप समझते हैं। तो इसमें यदि देखें कुछ कहानियाँ लिखी हुई गई हैं, उसके पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी हम लोग अभी तक पढ़े ना, कहानियों से ही सारी बातें क्लियर हो जाती है हमारी। तो इसमें जो जनार्दन नाम के कोई मिस्टर एक्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं कि कॉल सेंटर पर काम करते हैं और वह देर दोपहर में काम करने के लिए निकलते हैं। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जान बन जाते, मतलब कि क्या होता है कि वह जॉन बन जाता है, नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हज़ारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। यानी कि अभी ये भाई साहब क्या थे, जनार्दन थे। ठीक है, ये दोपहर में काम करने जाते, टाइम कुछ भी हो सकता है, बस एक इसमें कहानी बताई गई है कि ये काम करने जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही अभी बाहर हम कुछ भी थे, ठीक है, हम अंदर जैसे ही जाते हैं, इनका नाम जॉन होता है, वहाँ पे जान से सब लोग पुकारते हैं और ये क्या करते हैं कि अपनी दूसरी लैंग्वेज में हज़ारों, देखिए कॉल सेंटर पे तो कहाँ से हमें फ़ोन करने पड़ते हैं, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है, कॉल सेंटर वालों, आपको ही कोई फर्जी कॉल आ जाए तो आप ही मतलब बहुत ही कितने भी सिंसियर फिर भी बात ऐसे करोगे जैसे कि बिल्कुल मतलब कुछ भी ये उनका काम है, तो हमें भी हो चाहिए कि काम बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे जो भी है वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज करता है और उसमें बातें करने लगते हैं। अब क्या होता है कि अपने घर में वह ना तो ये भाषा और ना ही यह लहजे में बोलता है। यानी कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो क्या मैं घर पे भी ऐसी बात करती होंगी, या अभी आप किसी और से बात करें लेकिन घर पे आप जिस तरीके से बात कर रहे होंगे, अब इसमें से क्या हो रहा है कि वो जो जनार्दन जी थे, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं अपने घर पे, ना तो उस तरीके से, ना तो वो इन्वायरमेंट रहता है हम सभी का ही, और ना ही हम उस तरीके से बोल पाते। ठीक है, वो ये जो एग्जांपल अभी मैं ले रही हूँ ना, खुद पे आप इम्प्लीमेंट करिए कि उस जगह पे जनार्दन जी के जगह में कोई XYZ आप ही होते, आपका जो भी नाम हो, ठीक है, आप रख के करिए, बहुत अच्छे तरीके से कहानी आपको समझ में आएगी। अब क्या हुआ कि जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिसे बहुत संभव है कि वह क्या करेगा कि कभी आमने सामने की मुलाकात ना कर सके। यानी कि ये बिल्कुल तय है। अब कॉल सेंटर पे आप काम कर रहे हो, हम किसी को नहीं जानते, हमें ये नंबर मिले हैं, हमें इन पे कॉल करना है, हमें नहीं पता है कि ये कौन है, ये कहाँ के हैं भाई साहब। हम सामने देख भी लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम इन्हीं से बात कर रहे थे, या कभी ये हमें कुछ उल्टा सीधा भी बोले थे, क्योंकि वो हमारा काम है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वह कभी आमने सामने की मुलाकात तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और यह उसकी दिनचर्या है। और जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। ये क्या हो रहा है कि अमेरिका
के लिए ये काम कर रहे हैं, रहते तो यहाँ है, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। तो इसकी जो छुट्टियाँ भी होती हैं ना, वो अमेरिका के अकॉर्डिंग होती हैं, जो वहाँ का कैलेंडर है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग कैलेंडर होता है, अपना अलग अलग झंडा होता है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो हम यदि अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिलेगी। तो यदि अमेरिका में दिन हो रहा है तो हमें उस हिसाब से काम मिलेगा, रात दिन वहाँ का जो भी होगा पूरा शेड्यूल सब कुछ वो तय रहता है, ठीक है। तो इनको भी छुट्टी वगैरह जो भी मिल रही है वहाँ के हिसाब से मिल रही है। और इसके बाद क्या हुआ, मेन टारगेट यहाँ पे क्या है कि वो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। सीधा सा मतलब ये समझाने का कि वैश्विक स्तर पर जनार्दन सर काम कर रहे हैं। अब आगे आता है कि अपनी 9 वर्षीय बेटी बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया। नेक्स्ट कहानी सुनिए कि उनकी कोई 9 वर्ष की बेटी थी, रामधारी नाम की कोई व्यक्ति, वो क्या करते हैं, बाजार जाते हैं। उसने क्या किया कि अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार के लिए वायदा किया, और रामधारी ने क्या किया, बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया। उससे क्या होता है कि कीमत के लिहाज से जज जाए और उसका उम्दा क्वालिटी भी हो, यानी कि कीमत भी बढ़िया मिल जाए, सस्ते दाम में क्वालिटी भी अच्छी हो। हम भारतीयों का यही फंडा होता है कि थोड़ा कीमत अच्छी मिल रही तो क्वालिटी बेकार भी होगी तो चलेगा। हालांकि कोशिश करते हैं क्वालिटी अच्छी हो, सस्ता भी हो, मतलब जितने गुण होते हैं सारे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे ही सोच रहे थे। उसने क्या किया कि आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। देखिए ये पूरी कहानी आपको यही समझा रहा है कि हम वैश्विक स्तर पर किस तरीके से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जो थे अपनी सेवा दे रहे थे, कहाँ पे, वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अमेरिका आपका दूसरी कंट्री है तो वो हमारा वैश्विक लेवल पर ही आएगा। वो अपनी सेवा दे रहे थे, वो डजंट मैटर कि वो क्या कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं या किसी कंपनी पे वर्क कर रहे हैं, इससे ये मैटर नहीं करता, बट वो अपनी सेवा कहाँ दे रहे हैं, दूसरी जगह पर दे रहे हैं। इट लाइक इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि जो रामधारी जी हैं अपनी बेटी के लिए साइकिल तो खरीद रहे हैं इंडिया में, चाइना खरीदने नहीं गए, लेकिन उस साइकिल का जो बना है, वो साइकिल जो बन के आई है वो कहाँ से आई है, ये चाइना की है, ठीक है। हम मोबाइल अभी चला रहे हैं, हमारा मोबाइल कहाँ का, मेड इन चाइना। अभी कुछ EMI वगैरह क्या गया, मेड इन इंडिया। अदरवाइज जितने भी मोबाइल अभी तक हमारे हाथ में होते थे, हम आज भी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल हम चलाते हैं कि मेड इन चाइना, और कहते हैं यार चाइना माल है, ख़राब हो जाएगा तो दोबारा बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज भी आपके यहाँ पे फाइबर के जितने भी सामान होंगे तो आप कहाँ का यूज कर रहे हैं, खरीदते इंडिया में हो, आप यूज कहाँ का कर रहे हो, वो चाइना का है, हमारा नहीं। छोटे छोटे खिलौने यूज करते, वो हमारा नहीं, चाइना का है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वैश्विक लेवल की बातें हो रही हैं कि हमारा वैश्विक किस तरीके से यहाँ पे स्तर पे व्यापार चल रहा है या वैश्विक सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। अब क्या होता है, लेकिन क्या होती है, साइकिल भारत पे अभी आपको मिलेगी, और क्या होगा कि यहाँ पे साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया और पिछले साल अपनी बेटी को जिद पर रामधारी ने क्या किया, उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया, जो कि क्या थी, दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका से बनी और भारत में बिक रही थी। अब क्या हुआ कि एक बार उन्होंने साइकिल दिया जो मेड इन चाइना थी, दूसरी बार उन्होंने क्या दिया, उन्हें बॉबी डॉल देता जो कि मेड इन अमेरिका था, अमेरिका से बनी हुई वो डॉल थी जो कि यहाँ पे बिक रही थी, हमारे भारत में मिल रही थी। रामधारी जी कहीं अमेरिका नहीं गए थे या साइकिल खरीदने के लिए, वो कहाँ नहीं गए थे, चाइना नहीं गए थे, बिक भारत में रही थी। तो इससे अभी आगे पूरा समझेंगे, वैश्वीकरण समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि किस तरीके से वैश्वीकरण में क्या चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक और कहानी है। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है और कठिन मेहनत के बूते उसने क्या किया है, स्कूल खोला, या स्कूल में क्या कर रही थी, वो स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल नंबर पर साबित हुई, ठीक है। यानी कि जो सारिका नाम की कोई लड़की थी अपने फैमिली में, क्या वो पहली ऐसी लड़की जो इतिहास रचने जा रही थी, यानी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था और वो जिद करके किसी भी तरीके से पढ़ती है, स्कूल कॉलेज में तक वो हमेशा टॉप पे रहती है। अब क्या हुआ कि उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र कैरियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है, और ऐसे अवसर में के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी, और सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। अब देखिए वो नौकरी क्या थी, ठीक है। ये जितने भी हमने अभी देखा, चाहे सारिका का एग्जाम्पल हो, चाहे रामधारी सिंह जी का एग्जाम्पल हो, चाहे जनार्दन जी का एग्जाम्पल हो, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल देखे, इसका मतलब क्या था कि तीनों का उदाहरण क्या है, वैश्वीकरण का एक ना एक पहलू दिखाते हैं हमें,
एक का चाइना में, एक अमेरिका में अपना दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम माल जो भी खरीद रहे हैं वहाँ चाइना का बना हुआ यहाँ पे खरीद रहे हैं, बॉबी डॉल हम अमेरिका का है जो कि इंडिया पे खरीद रहे हैं। उसी तरीके से सारिका भी अपना जो काम करने की सोच रही है, जो कि उसे अवसर मिला है, तो वो भी मतलब कहीं से भी ऑफ़र आते हैं तो वो बिल्कुल करने के लिए रेडी होती है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है या काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सारे ही सारे वैश्वीकरण के आपको उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। पहले उदाहरण में यदि देखें कि जनार्दन जी जो थे वो सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है, ठीक है, वो सेवा दे रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि विश्व में एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है कि विश्व के एक भाग से जो मेड इन चाइना साइकिल थी, तो ये पता चल रहा है ना कि जब चाइना से आई होगी तब हमारे इंडिया में बिक रही है। जब ये चाइना की तो ऑब्वियसली कि चाइना से हमने मंगाया होगा तो हमारे इंडिया पर आई है। उसके बाद यानी कि व्यापार हमारा चलता है यहाँ से हर एक देश से, चाइना बस से नहीं, हर एक राष्ट्र से। अभी आगे देखेंगे। देन सारिका के बात करें कि इसमें हमें क्या पता चलता है, तो अपने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति, और यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो कि उसके परिवार की महिलाओं को उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज की सच्चाई यानी कि आज वे एक सच्चाई है और जिन्होंने व्यापक स्वीकृति मिली है, मतलब मिल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा आपको कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। आपकी रियल लाइफ से यदि इस घटना को जोड़ा जाए, आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक एग्जाम्पल को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारी रियल लाइफ से कैसे जुड़े हैं। जैसे देखिए पहला, फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो ये क्या है, फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, फसल बेकार हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं किसी फसल मार दिया था, ठीक है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सूखा बाढ़ जैसा कुछ भी आता है और फसल आपकी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती। अब किसानों का अपनी सारी संपत्ति उसी पे लगा देते हैं कि फसल का जब उत्पादन होगा उसे बेचेंगे और उसके बाद जो भी धन आएगा उससे हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी कर्ज वगैरह लेंगे उसका हम चुकता करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, उनकी फसल हो जाती है खत्म, और आप में से, हम सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो आपकी निजी लाइफ की भी बात हो रही। अब क्या हुआ कि इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। अब इन बेचारों को क्या हुआ कि जब फसल ख़राब हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थी जहाँ पे वो क्या किए थे कि बहुत महंगे महंगे बीज खरीदे थे। अब वो बीज जो खरीदे थे, अब इनको देने के लिए जिससे भी पैसा लेके खरीदे थे, पैसा अब नहीं है, क्योंकि फसल के मत्थे ही था, फसल खत्म हो चुकी है। बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि कर्जे में वो डूबे रहते हैं। अब उन्हें पता है कि खेती तो होगी नहीं, कर्जे वाले तो मानेंगे नहीं, इससे अच्छा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे हम, ना आएंगे कोई कर्जा लेने वाले, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दूसरा क्या है कि यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। यानी कि यूरोप में कोई एक स्थित काफ़ी बड़ी कंपनी थी, जिससे क्या किया कि भारतीय कंपनी ने क्या किया, खरीद लिया। जबकि खरीदी गई जो कंपनी थी आपकी के मालिक क्या थे, खरीदार का विरोध कर रहे थे। यानी कि खरीदी गई जो कंपनी के मालिक थे इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे, फिर भी ये खरीद ली जाती है। अभी पूरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी मतलब जीत जाती रहेगी। इससे क्या हुआ कि अनेक खुदरा यानी कि जो फुटकर विक्रेता वाले होते हैं ना, तो इनके दुकानदारों का क्या था, भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली, यानी कि जैसे कुछ आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि अभी हमारे यहाँ पे फुटकर विक्रेता काम कर रहे हैं, वही आके वो करने लगे तो इनका जीवन जीना जो है या कि इनकी जीवन शैली कहीं ना कहीं खतरे पे आ जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि मुंबई में एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने क्या किया है कि हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। अभी देखिए हॉलीवुड ये हमारे यहाँ पे नहीं बनती है, हॉलीवुड अपने यहाँ पे बॉलीवुड बनती है, साउथ इंडियन की मूवी बनती है, भोजपुरी मूवी बनती है, हॉलीवुड मूवी यहाँ पे नहीं शूट होती है। तो अब हॉलीवुड मूवी इंडियन की नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया कि भारत जो अदर कंट्रियों की है वहाँ से ये उठा के क्या करते हैं, उसी की कहानी को A to Z यहाँ के एक्टर्स उससे पेश करते हैं। वही सेम कहानी थी, सारा कुछ था, मेहनत किसी और ने किया, बना बनाया यहाँ के लोग इस्तेमाल करके उसे यूज कर लें।
और इससे क्या हुआ कि इन पर वो जो दूसरे राष्ट्र के थे जिसकी हमने कहानी उठाई थी वो हम पे केस लगा दी। केस लगाने की वजह भी ये देखिए, सेंसरशिप वगैरह आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे, और नहीं भी पता हो तो गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक है, सेंसरशिप वगैरह क्या होता है। तो ये इन्हीं लोगों के लिए लगता है जो फिल्म निर्माता वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं। इनमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेहनत मैं कर रही हूँ, अभी पढ़ा मैं रही हूँ, ठीक है, आप क्या करो कि मेरे वीडियो को आधी आधी कटिंग करके कहीं से भी मैं खोज खाज के जिस भी तरीके से कि आपको पढ़ाना है, ये मैटर आपको ला के देना चाहिए, सारी चीज़ें मैं मेहनत करके ला रही हूँ। लेकिन बना बनाया माल आप क्या कर रहे हो कि मेरी वीडियो की आधी आधी कटिंग करके या उसकी आवाज़ चेंज करके आप अपने कुछ अलग चैनल बनाते हो, उसमें पब्लिश करते हो। हमें जब पता चलता है कि भैया बनाए तो हमने थी, मेहनत तो हमने की, ये काम हमारा था, लेकिन इसका श्रेय कोई और को ले रहा, जबकि उसका कुछ नहीं था, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे कि हम उस पर केस लगाएंगे या उस पर कॉपीराइट देंगे। हमारा जो भी पेटेंट वगैरह जब तक आपका तैयार हो जाता है, कॉपीराइट आप तभी दे सकते हैं, तो उस पर कॉपीराइट दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसके चैनल से वो जितने भी वीडियोज आप डालोगे वो डिलीट हो जाएंगे। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी क्या हुआ कि आपने उनकी स्टोरी को लाया, उनकी स्टोरी को यहाँ पे बिल्कुल आप के जो एक्टर्स थे वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बना बनाया तो उनका था, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट उनको होने वाली थी आपको हो रही है, और जबकि मेहनत उनकी थी, इसलिए वो केस कर देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब क्या है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके से कि फिल्म कहीं और बनी थी, उसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने क्या किया कि अपने एक बयान में धमकी दी है। पहले कभी कभी बहुत सुनने को आता था कि जो वेस्टर्न कल्चर अपनाते थे उसे ना ये बजरंग दल वगैरह वाले या कुछ उग्रवादी होते थे। आतंकवादी अलग है, उग्रवादी अलग है, ये सबका नक्सलवादी अलग है, माओवादी अलग है। ये नक्सलवादी माओवादी आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी ये नहीं है। थोड़ा इनका मैं कॉन्सेप्ट एक दो बार आपको समझा चुकी हूँ, और जब भी मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाए ना तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेन यदि करने लगूंगी तो बहुत ये वीडियो पे टाइम लग जाएगा, इसलिए आप थोड़ा गूगल से भी सर्च कर लिया करिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि पश्चिमी परिधान यानी कि वेस्टर्न कल्चर के जो भी आप अपना रहे हो, कपड़े जीन्स और टॉप पहन रहे हो, जहाँ पे शूट सलवार पहनना चाहिए था, साड़ी पहनना चाहिए था, वहाँ हम वेस्टर्न कल्चर में जो भी चल रहा था आपका जीन्स टॉप कुर्ती वगैरह, तो वो हम अपना रहे हैं। इससे क्या होगा, कुछ इनको धमकी देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको मतलब वो कुछ भी जो भी इनके से बन पड़ता है कि मारा जाएगा, पीटा जाएगा या आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे इन्हें धमकी मिलती। अब ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें क्या बताते हैं, वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता है। अब देखिए, वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया तो हमें धमकी दी जा रही है। हमने विदेशी फिल्मों को यहाँ पे ए टू जेड उतारने की कोशिश की तो उसमें हमें क्या आ जा रहा है, यहाँ पे केस चला दिया जा रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि जो वैश्वीकरण है, साइकिल तो आ रही, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें मतलब रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हर कदम पे फ़ायदेमंद हो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव हर टाइम पे नहीं है। लोगों पर क्या है कि इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं, और दरअसल क्या होता है कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक इफेक्ट जो इसके हैं वो ज़्यादा है। एंड इन उदाहरणों से आपको ये भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसले से नहीं जुड़ा है, और ज़रूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर प्रगति करे। यहाँ पे देखिए कि ना तो ये आर्थिक मुद्दे से जुड़ा, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, अपना रहे हो, वो आर्थिक मुद्दा हमारा नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा जो भी ये सांस्कृतिक मुद्दा कहें आप या सामाजिक मुद्दा, बट आर्थिक मुद्दा तो आप उसे नहीं कह सकते कि हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, हमने जीन्स टॉप पहनने लगा तो वो हमारा आर्थिक मुद्दा हो गया, जी नहीं। इसलिए इसमें ये बताया जा रहा है ज़रूरी नहीं आपका कि आर्थिक हुई हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम अमीरों की नकल करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गरीबों की भी नकल करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीरी गरीबी जैसा कुछ बात नहीं है, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें दिखेगी हम वहीं का उठा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, चूँकि क्या होता है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता, और इसलिए क्या होता है यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। अभी आपको वैश्वीकरण, अच्छा आप अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा आपको टाइम देती हूँ मैं कि आपके माइंड में क्या वैश्वीकरण का मतलब आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आ रहा है, आपको क्या आ रहा है यहाँ पे कि
हम क्या करेंगे कि मतलब ठीक है, वैश्वीकरण में आपने वैश्वीकरण सुना, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा होगा कि वैश्वीकरण क्या होगा, कैसे होगा। बस ठीक है यार, वैश्वीकरण है ना, हमने देखा था कि 1900 इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वहाँ पे 1991 में आया था एलपीजी। तो जो भी था लिबरलाइजेशन था, वहाँ पे उदारीकरण था, वैश्वीकरण था, आपका निजीकरण था। हमने ये सुना था वैश्वीकरण क्या है कि ठीक है, दूर दूर के आके हमारे यहाँ व्यापार वगैरह करते होंगे कि हम चाहते होंगे उनके वहाँ। इससे ज़्यादा हमारे दिमाग में नहीं चलेगा और ना ही चलता अभी तक, ठीक है, लेकिन अब चलेगा। देखिए, इसकी सही सही जो परिभाषा है, यदि उसको समझ लें तो ऑब्वियस है कि इसकी सटीकता पर हम जल्दी पहुंच पाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि जो वैश्वीकरण यहाँ पे है ना, कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। एक आप सीधे सटीक पे कहें तो प्रवाह इसका मतलब है। अब प्रवाह देखिए कई तरीक़ों के होते हैं। यहाँ पे विश्व के एक हिस्से से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुँचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, एक विचार का, हमारे यहाँ के जो थॉट्स हैं वो दूसरे जगह पे भी जा रहे हैं ना, ये भी आपका वैश्वीकरण है। अभी मैंने बताया ना, सामाजिक आपका हो गया, आर्थिक उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका राजनीतिक भी आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, सांस्कृतिक भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मान लीजिए थोड़ा मैं अपने हिसाब से समझा देती हूँ, बाद में चैप्टर इसको पढ़ते हैं। ये एक एक को मैं समझा रही हूँ। देखिए, सामाजिक की बात करते हैं। सामाजिक में क्या होता है, जैसे आप देखिए कि प्राचीन काल में, या आप देखेंगे कि आधुनिक काल में या मध्यकाल में ही विदेशी हमारे यहाँ आते हैं। जो विदेशी आते हैं उनमें से कुछ बस जाते हैं यहीं पे, ठीक है, कुछ वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, उनसे जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनका जो मिला हुआ कल्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामाजिक स्थिति पे लोगों का रहन सहन, तौर तरीका, मम्मी पापा में मम्मी भारतीय हैं, पापा इंग्लैंड के हैं या यूरोप के हैं, या बात करें तो इंग्लैंड में ही कोई भारतीय जाके वहीं पे अपना कल्चर पूरा कर लेते हैं, तो उनका मिक्स कल्चर होगा, ठीक है। उनका खान पान, रहन सहन, हर एक तरीके का जो भी है कि बच्चे उनके मिले हुए होंगे दोनों से ही। उसके बाद क्या होगा, सांस्कृतिक रूप से कुछ उनके, मान लीजिए कि कोई हिंदू ईसाई से शादी कर लेते हैं, हिंदू अपना बनाएंगे, ईसाई अपना बनाएंगे, बच्चों को जो भी मानना वो मान लें। तो इससे सांस्कृतिक रूप से हमारा क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। हम यहाँ पे उसे भी अपना दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, क्या कैसे है, वो सारी चीज़ें। आर्थिक रूप से तो आपको पता है कि व्यापार वगैरह जो भी चलते हैं, चाहे चाइना से चले, चाहे ब्रिटेन से चले, चाहे यूक्रेन से चले, चाहे सऊदी अरब से चले, चाहे अमेरिका से चले, चाहे अनाज का आयात निर्यात करते हैं हम, चाहे सामानों का करें, चाहे मोबाइल्स का करें, चाहे रॉ मटेरियल्स आए, चाहे हमारे लिए दवाई बनाने के लिए कोई चीज़ आए, या कि यहाँ तक प्रौद्योगिकी की मैं बात करूँ, वैश्विक स्तर पर भी आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस ने क्या किया कि आपकी जो राफेल है, ठीक है, राफेल मिसाइल वो बनाते हैं, जो लड़ाकू विमान है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे राफेल, ठीक है, तो ये राफेल मिसाइल बनाते हैं, लड़ाकू एक विमान है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फ्रांस की तकनीकी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन राफेल को हम बनाना चाहें ना, वहाँ से हमें ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका यदि हमने ए टू जेड कॉपी किया तो ये हम पे कॉपीराइट या उसका जो भी पेटेंट वगैरह होगा उसका केस चलेगा हम पे। इसलिए यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी भी खरीदना पड़ता है। आप तो अभी राफेल ख़रीद के लाए हो, लेकिन उसके बनाने की जो तकनीकी है ना, यदि आपको अपने देश में बनाना है तो फ्रांस से ख़रीदना पड़ेगा आपको, तब आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, यहाँ पर हमारा माइंड भी बिक रहा है, क्योंकि तकनीकी बनाने वाले जो होते हैं वो माइंड ही तो है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो तकनीकी है, हमारी जो प्रोसेस है, हमें उसे भी खरीदना पड़ेगा। तो ये वैश्विक स्तर पर आपके ये सारी चीज़ें होते हैं। राजनीतिक भी मुद्दे होते हैं, आप देख रहे हैं यूएन वगैरह को काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, राजनीति को अब से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से होता है। अब इसमें आप समझ लें कि अब ये क्या समझा रहे हैं, अभी तो मैंने मोटा मोटा आपको समझाया। अब इसमें क्या देखिए, इसमें है क्या चीज़ कि जो एक हिस्से से विचारों का आदान प्रदान होता है, देन उसके बाद अभी जो मैंने बताया था कि वैवाहिक संबंध वगैरह बना लिए, आप यहाँ पे रह रहे हो, वो वहाँ पे रह रहे हैं, या आपने वहाँ की नागरिकता हासिल करनी है अमेरिका की, अमेरिका वाले यहाँ आके नागरिकता हासिल कर रहे हैं। इनका सबका क्या हो रहा है, विचार ही तो मिल रहे हैं ना, विचारों का ही आदान प्रदान होगा। कम्युनिकेशन गैप यदि कम होगा तभी तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद क्या होगा कि वस्तुओं का कई तरीके से या कई देशों का पहुंचना भी क्या है कि उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के, अब यहाँ से हम सेवाएं भी दे रहे हैं,
हम अभी हमने देखा ना जनार्दन सर क्या कर रहे थे, यहाँ से सेवा ही दे रहे थे अमेरिका के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम अपनी आजीविका की तलाश करने के लिए या तो वहीं जाते हैं, किसी विदेश की कंट्री में गए, या तो हम क्या करते हैं यहाँ से भी कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आप पूरा इसको देखेंगे ना, पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि वैश्वीकरण जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है, और आज भी ये प्रवाह चल रहा है, ठीक है। प्रवाह का मतलब है कि आप रुको नहीं, चलते रहो। नदियों का प्रवाह, नदियाँ हमेशा रुकती नहीं, बस अपनी गतिशील रहती हैं, चलती रहती हैं। जिस दिन रुकी मान लीजिए उस दिन नदी सूख गई, नदी सूखी जाती है फिर, ठीक है। तालाब प्रवाहमान नहीं होते, नदियाँ होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, बोलो। तो इसमें से क्या हो रहा है यहाँ पे कि इनका प्रवाह का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो इसमें से चाहे आपके विचार जाएं, चाहे आपकी बुद्धिमत्ता चाहे आपकी सेवाएं चाहे आप खुद जाएं, ये सारी चीज़ें आप वैश्वीकरण के स्तर पर काउंट करेंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है और इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है, और इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। और यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। देखिए अभी मैं ये जो आपको सारा चीज़ समझा चुकी हूँ, बस वही आप समझने वाले हो, बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार बुक का भी समझा देती हूँ आपको कि इसमें क्या करना है। एक बहुआयामी ये अवधारणा है। उसके बाद क्या है कि राजनीतिक, आपकी आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का ही मिला हुआ है, ठीक है। और इसके बीच क्या है कि ठीक ठीक यदि आप भेद किया जाना चाहिए तो यह मान लेना गलत है कि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दे पर ही काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले ही बात कर चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से क्या हुआ कि यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम से सांस्कृतिक परिघटना है और वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है, और यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा क्या करता है कि जो बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से की वो बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर ध्यान, यानी कि पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्व सामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। आप किसी से भी जब भी बातें करें ना, तो बस ऐसे ही हवा में बातें मत किया करिए। एजुकेटेड पर्सन है आप लोग, हमने कह दिया वैश्वीकरण, अच्छा वैश्वीकरण, हाँ वहाँ पे व्यापार व्यापार होते हैं, चाइना के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, वैश्वीकरण का वही मुद्दा है, अभी चाइना से विवाद चल रहा है, वही मुद्दा है वैश्वीकरण का। तो ऐसे कुछ नहीं करना, बेवकूफ़ों वाली बात। सारी चीज़ें आप समझ लेंगे एक बार कि किस तरीके से वैश्वीकरण हो रहा है। तो ना तो इसमें सीधे से बता दिया गया है आपको कि ना तो ये आर्थिक है पूरी तरीके से, यानी कि आर्थिक की बात करो कि 100% जो वैश्वीकरण है आर्थिक मुद्दे पर है, जी नहीं। आप यदि कहते हो कि ये राजनीतिक मुद्दा ही है वैश्वीकरण, तो ये जी नहीं, बिल्कुल भी 100% ये भी नहीं है। आप कहो यदि यहाँ पे कि ये सांस्कृतिक मुद्दा है, ठीक है, तो यदि हम ये कहते हैं कि सांस्कृतिक मुद्दा है वैश्वीकरण जो आपका, तो ये भी 100% क्या है, नहीं है, यानी कि सबका मिला हुआ है। कभी हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कभी वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, कभी हम अपने बुद्धिमत्ता का, कभी सेवा का, कभी हम खुद जाके वहाँ सेवा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा सिर्फ एक नहीं, मिला हुआ है, ये सारा सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, ये सारे मिला के आप बात करोगे, एक एक को मत करिएगा, ठीक है। तो इसमें यही समझाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी इसके रीजन है कुछ, और यहाँ पे क्या है कि वैश्वीकरण की वजह, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है, तो शायद यह पूछना क्या होगा कि असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। यदि यहाँ पे हमने अभी देखा ना, इस पे भी आपका माइंड में सवाल, क्वेश्चंस आने चाहिए थे कि यदि यही है कि आपका विचार है कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा, पूंजी का आदान प्रदान हो रहा, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा, लोगों की आवाजाही हो रही है, तो इसमें ये पूछना बिल्कुल भी तर्क संगत होगा यहाँ पे कि जो भी आपकी परिघटना में क्या कुछ नई बात है, क्या इसमें कोई नई बात है, प्राचीन टाइम से ये चला आ रहा है। अब क्या होता है, अगर इन 4 तरह के प्रवाहों की बात करते हैं या बात की ही है, तो इसमें फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। और बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बातें हैं, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बातें हैं और इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल, ये दोनों
दोनों बातें क्या है कि मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठी यानी कि अनूठा बनाती हैं और वैश्वीकरण का आपका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। और इसलिए क्या होता है कि ज़रूरी है कि हम इन प्रवाहों के क्या करें कि इतिहास के संदर्भ में देखें। कोई आज से ये नहीं चला रहा कि आप अभी इसकी परिभाषा डिफिनेशन दे रहे हो तो अभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे या मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ें, जो इंडस वैली के सिविलाइजेशन की वो सारी घटना आप लोग पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल बखूबी देखेंगे पहले भी हमारे वैश्विक स्तर पर व्यापार वगैरह चलते थे, सारी चीज़ें चलती थी, इधर उधर लोग आते जाते थे, वो सब कुछ होता था। तो क्या इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि आप विचार का आदान प्रदान कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या कैसे। बौद्ध धर्म यदि नेपाल में जन्मा तो भारत में भी आ रहा, श्रीलंका में भी है, अमेरिका में भी है, मतलब दुनिया के हर एक कोने पे वो जा रहे हैं, ये अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे थे। बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले कई जगह पे गए तो वो क्या कर रहे थे, कोई वहाँ पे आर्थिक रूप से उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ ईसाई वाले यहाँ पे आते हैं, हमें ज़बरदस्ती जबरन धर्म बदलने के लिए कहते हैं। कुछ मुसलमान आए थे जो कि धन लूटने के लिए आए थे, लेकिन कुछ मुसलमानों का टारगेट था कि यहाँ के लोगों को ईसाइयत कबूल करवाना था। तो इनका जो ये सारी चीज़ें करते थे तो क्या ये था कि मतलब धन ही मिल रहा हमें या राजनीतिक मुद्दा ही हो रहा, कई तरीके का होता था, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे इतिहास में भी हम लोग देखते हैं, हालांकि क्या होता है कि वैश्वीकरण के कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है और फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने क्या किया कि विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। और शुरू में क्या हुआ कि जब छपाई यानी कि मुद्रण की तकनीकी आई थी तो उसने राष्ट्रवाद को आधारशिला रखी या राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। और इसी कारण आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्क पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, नई बात यह है कि उस ज़माने पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए इंडिया में तो पहले टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, हम अमेरिका या अदर देशों से ये टेक्नोलॉजी लिए, हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज हम लोग इतना डेवलप हैं कि हमें क्लासरूम, हमारे रूम में हमारी क्लासरूम बनी हुई है। अभी आप अपने ही रूम में बैठ के सुन रहे होंगे, जहाँ पे आप चाह रहे हो वहाँ पे बैठ के सुन रहे। प्राचीन काल पे गुरुकुल पे जाते थे पढ़ने, अभी हम स्कूल पे जाते थे पढ़ने, ठीक है। गुरुकुल यदि चले गए तो वो आप प्राचीन काल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उनकी जो भी होते थे ना कि एक बाल अवस्था होती थी, वानप्रस्थ होता था, गृहस्थ आश्रम होता था, कई तरीके के आश्रम होते थे। तो इसमें क्या होता था कि वहाँ पे उन्हें जाके पढ़ना पड़ता था और जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं होती थी, घर द्वार सबसे दूर रहते थे, कोई मतलब नहीं होता था माँ बाप से। जब 18-20 साल की पढ़ाई करके पूरी हो जाती थी तब आते थे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम स्कूल जाते हैं, हॉस्टल पे रहते हैं, ठीक है, स्कूल के बिना पढ़ाई नहीं होनी। अब क्या हुआ, अगला ट्रेंड आ गया, कोविड ने और बड़ा ट्रेंड ला दिया। प्रौद्योगिकी तो लाया ही था, कोविड और बड़ा ला दिया कि छोटे बच्चे भी अब क्या कर रहे हैं, घर पे ही उनका क्लासरूम बन चुका है। हमारा आपका, अभी आप मेरे को सुन रहे होंगे तो जहाँ आप चाह रहे हो, मैं जहाँ चाह रही हूँ मैं वहाँ पे आपको बैठा के नहीं सुना रही हूँ। जहाँ आपकी मर्जी होगी, या तो आप लेटे लेटे सुन रहे होंगे, या तो आप बैठ के सुन रहे होंगे, कुछ तो नींद में सुन रहे होंगे, कुछ तो चलते चलते सुन रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे कि कंसंट्रेट माइंड से सुन रहे होंगे, चलिए ठीक है सुन लेते हैं। और कहीं छत पे सुन रहे होंगे, कुछ आंगन पे बैठ के सुन रहे होंगे, कुछ अपने रूम पे बैठ के सुन रहे होंगे। आपकी मर्जी, चाहे आप पेड़ पे चढ़ के सुनिए, चाहे आप ज़मीन पे बैठ के सुनिए, चाहे लेट के सुनिए, चाहे पैर ऊपर करके सुनिए, चाहे नीचे करके सुनिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ। अब देखिए कि फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह हम चलाते हैं, बहुत से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि आप जो सोच रहे हैं, आपके विचार जो हैं, आपने पोस्ट किया, ठीक है। हमने जब पोस्ट किया तो क्या हुआ कि हमारे विचारों को आपने पढ़ा, आप हमारे विचारों को सिर्फ एक ने नहीं पढ़ा कि आपने पढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना। अब जब एक ने नहीं पढ़ा, वो सामूहिक स्तर पर गया, लोगों ने पढ़ा। देखिए बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें फैल रही हैं आज, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, अभी वो एक कोई सहदेव नाम का लड़का है, शादी यूपी बिहार कहीं का है। अब देखिए कि उसका एक वीडियो वायरल होता है गाना का, जो भी था कि बचपन का प्यार, जो भी था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा, सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी ज़िंदगी बदल गई। रानू मंडल का भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ अफवाहें फैल गई, तो अच्छा जितना है उतना बुरा भी है कि हमने कह दिया ऐसा ऐसा होने वाला, मोदी जी ख़त्म,
ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये है कि अफवाहें फैल गई, और जब अफवाहें फैल गई हैं तो इससे क्या होगा कि लोगों पे मतलब एक ने सुना, दूसरे को शेयर किया, दूसरे ने सुना, तीसरे को शेयर किया, चौथे ने सुना, पाँचवें को शेयर किया, और इससे क्या हो गया कि लोगों में मतलब हड़कंप मच गया। और ऐसा हो सकता है। अभी किसी ने सही जांच की ही नहीं कि क्या हुआ हकीकत में, सब शोक मनाने लगे कि यार ऐसा हो गया। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई ख़त्म हो जाए तो महीने भर बाद जब उसके जो भी करम वरम होते सब होने के बाद चिट्ठी आती थी कि भाई ये ख़त्म हो चुके हैं। भले ही पापा ही ख़त्म हो जाए तो भी चिट्ठी आती थी, महीने भर बाद ही मिलती थी। तो ये था कि पहले ये था, और आज क्या है कि टेक्नोलॉजी हमें जो हुआ भी नहीं रहता वो भी पता चल जाता है। कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। ये सारी चीज़ें हमें विदेशों से मिल रही है। आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं कि कोविड में कसम से टेक्नोलॉजी ना होती, या आपके पास माइक्रोफोन, माइक्रोचिप, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ना होते, कसम मतलब हम बिना मारे मरने वाले थे। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। एक MPPSC के CSET में कुछ ऐसा कोविड से रिलेटेड और ये मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट आप पेपर देखिएगा मिल जाए तो वहाँ पे अभी 2020 का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कोविड-19 के चलते मोबाइल ना होता तो क्या होता, या मोबाइल ने ही कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन बना, तो बिल्कुल सही बात आप कह सकते हो। अब इसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी से हुई है। तरक्की के कारण भी आप देखेंगे यहाँ पे कि संभव हुई है, और इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। कैसे कि जो सहदेव नाम का लड़का था वो एक बहुत ही मिडिल फैमिली से था, बहुत ही गरीब फैमिली से था। ये वहाँ तक नहीं जा सकता था, दिल्ली में नहीं जा सकता था, इंडिया आइडल में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रौद्योगिकी के ज़रिए इसे वहाँ तक जाने का अवसर मिल गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ तक कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, एक रॉयल के लिए होता था, रॉयल फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें होती थी, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बट आज हमारा टैलेंट, आज टिकटॉक चला रहे हैं, जो भी मौज वगैरह क्या क्या पता नहीं आ रहे हैं, आप सबका यूज करते हो, उससे हमारा टैलेंट कभी भी किसी को भी भाग गया और वो हमें बुला लिया, ठीक है। इससे क्या हो, किस्मत कब चमक जाए। एक भिखारन थी रानू मंडल जी, और उनकी भी किस्मत चमका दी गई। तो इस तरीके से कि कब क्या हो जाए, अब प्रौद्योगिकी का है। अभी देखिए कि जो थप्पड़ कांड आया लखनऊ का, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये थप्पड़ कांड किसी को पता नहीं चलता, पता नहीं आज तक कितने लड़कियों ने कितने लड़कों को पीटा होगा, कितने लड़कों ने कितनी लड़कियों को पीटा होगा, आज तक किसी को नहीं पता चलने वाला। बट सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह पे आपके CCTV कैमरा लगे, सोशल मीडिया ने गई है प्रौद्योगिकी, सीधे प्रौद्योगिकी पे ही आप आइए कि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आपका सोशल मीडिया भी सब कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके चलते CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसके बाद आप खुद खड़े होके बहुत प्यार से उसका देख रहे थे दृश्य, और वीडियो बना रहे थे सारे लोग, और वायरल कर दिए। और वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, गजब का मतलब थप्पड़ पे थप्पड़, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। यानी कि वहाँ पे हो सकता था कि वो बेचारा कैब ड्राइवर उसके साथ कुछ नहीं कर पाता, कोई भी मतलब कोई उसकी पब्लिक साथ नहीं खड़ी होती तो अभी वो कुछ नहीं कर पाता। उस टाइम भी उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही देखा गया आपका जो CCTV कैमरा था, उसके वीडियोज़ देखे गए, फ़ोटोज़ देखे गए, उस जो भी लोगों ने वीडियो बनाया था वो देखा गया, और बाद में क्लियरिटी आ गई कि गलती किसकी है, और जो रियल था उसे सज़ा भी अब मिली है, ठीक है। शायद जो प्रियदर्शिना का नाम है वो गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके का ये हमारी प्रौद्योगिकी की वजह से हो रहा है, और किसी और की वजह से नहीं हो रहा। यही बताया जा रहा है इसमें कि आज हमारी दोस्ती हो जा रही है कनाडा के बंदे से, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, तो सिर्फ आप नहीं यूज़ करते हो, विदेशों में भी यूज़ करते हैं। आपकी दोस्ती यहाँ से भी हो जा रही है कि कनाडा के लोगों से हो जा रही है, अमेरिका के लोगों से हो जा रही है, अफ्रीका के लोगों से हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? प्रौद्योगिकी के चलते ही तो हो रही है ना। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि उदाहरण के लिए आप विभिन्न भागों में बीज, पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक है। कौन? आपकी प्रौद्योगिकी। जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, सारे काम आपके रूम में बैठे बैठे हो रहे हैं। अब तो मोटापा, ओबेसिटी और भी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत कर्मशील होते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी आने के बाद तो अब देखिए FIR कराना है ना आपको, घर पे ही आप बैठे रहिए। इंडिया की जो MP की सरकार है उसने क्या किया कि FIR कराना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, EFIR।
यानी कि घर बैठे ही भाई कर दो ऐसा FIR। ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लाइसेंस बनवाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे कि कुछ भी जाने की आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में जाके आप बनवाओ, सीधे से जहाँ पे कार्यालय वहाँ पे मत जाइए। ई पोर्टल उसका लॉन्च किया, आप उस पर क्या करिए, जाएँ, अपना पूरा सब कुछ मेंशन करें और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से तो काम हो रहे हैं, हमें पूरा का पूरा घर पे बैठ के टेक्नोलॉजी से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो अब करना बिल्कुल भी, सब चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा, तो कहाँ से हम हाथ पैर हिलाएंगे, और हिलाते भी नहीं। आज की जनरेशन के बच्चे बहुत एकदम लेटे रहेंगे, सारा दिन मोबाइल देखेंगे। बहुत ही होते हैं कि जो कुछ अपना अब हेल्दी रहने के लिए आप व्यायाम करो या कुछ करो, बट फिजिकल जो वर्क होता है कि चलिए ना चाहते हुए भी हमें ये काम करने थे, अब भी वो आपके लिए बहुत आसान हो चुके हैं। आपको कोई सामान लेना है ना, तो मार्केट मत जाइए, मन नहीं है आपको तो मत जाइए मार्केट। ये सब प्रौद्योगिकी का ही कमाल है भाई। यहाँ पे मार्केट में मन नहीं है हमारा जाने का, हमने क्या किया भाई, खाना भी है तो स्विगी से ऑर्डर कर दो, आ जाएगा। कुछ चीज़ भी लेना है अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दो, आ जाएगा, घर पे पहुँच जाएगा 1-2 दिन में। तो इस तरीके की तो हमारी लाइफ स्टाइल हो रही है, हम सब की हो रही है, ठीक है। जितना सस्ते से सस्ते दाम में आपको चाहिए उतना सस्ता प्राइस मिल रहा है आपको, जितना महंगा चाहिए उतने महंगे प्राइस में भी मिल रहा है। जिस तरीके का सामान चाहिए उस तरीके का मिल रहा है। छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक आपको घर पे उपलब्ध हो रही है, चाहे वो खाने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कुछ भी करने की हो, वो सारी चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल हो रही। किसके चलते हो रही, प्रौद्योगिकी के चलते हो रही। ना तो कहीं आना जाना, ना कोई खर्चा, कुछ भी ना करना चाहिए, फिर भी आप घर बैठे आराम से रह सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है कि बहरहाल संसाधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, और ऐसी बातें नहीं है कि यहाँ ज़रूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, और आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व में एक हिस्से से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की ही हदों के सपेट में मतलब कि सिमटे नहीं रहते। चाहे बर्ड फ्लू आए, बर्ड फ्लू छोड़िए, कोरोना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि चाहे कोई भी ऐसे वायरस आते हैं एक राष्ट्र में नहीं रहते। सुनामी आ गई, सुनामी किसे कहते हैं, अभी एक दिन शायद मैंने और बताया था आपको, भूकंप, समुद्री भूकंप आते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्लेटों का विस्थापन होता है। तो उससे क्या होता है, जब उसमें हलचल होगी ना, तो जहाँ पे मान लीजिए भूकंप आया, हलचल हुई, कुछ जगह का डिस्टेंस हुआ, पानी उस पर भरा, पानी जैसे ही बाहर फेंकेगा, जितनी स्पीड से वो जैसे ही गैप ख़त्म हुआ उतनी स्पीड से फेंकेगा, और सुनामी आ रही है तो हिंद महासागर में सुनामी यदि आएगी तो हिंद महासागर के आसपास सिर्फ इंडिया नहीं है भाई साहब, वहाँ पे बहुत से राष्ट्र हैं, तो इंडिया बस को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जितने भी राष्ट्र हैं यहाँ के आसपास के, ये जितने भी हैं, हिंद महासागर यहाँ यदि है, यहाँ तक जाके वो सुनामी जो है ना वो उससे नुकसान पहुँचाएगी। तो ये एशिया है, यहाँ अफ्रीका, यहाँ यूरोप तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, जापान वगैरह तक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे सिर्फ एक के लिए नहीं होता, और यहाँ पे सिमटे भी नहीं रहते, जिससे आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि हम सब अलग अलग नहीं, एक ही हैं, और घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं को मतलब राष्ट्रीय सीमाओं का जोड़ नहीं मानती। और ठीक इसी तरह क्या होता है कि बड़ी आर्थिक घटनाएं तो होती हैं, तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। नेपाल में भूकंप आया ना, तो भारत में भी आएगा, यानी कि उसका जो भी थोड़ा बहुत है हमें भी देखने को मिलेगा उसका इफ़ेक्ट, कि वहाँ पे तो जो भी भूकंपीय घटना घटी थी, लेकिन इंडिया में भी कुछ हलचलें हो रही ही हैं। तो इससे सीधे से आप ये समझ सकते हो कि बड़े लेवल का जो है, अब मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा आनी है, एक बहुत अच्छी बात मैं बता रही हूँ आपको, कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आनी, ठीक है, हमारी सीमाएं डिवाइड है, समुद्री सीमाएं भी डिवाइड है और स्थलीय सीमाएं भी डिवाइड हैं, कि यहाँ पे ये इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पे शायद 200 नॉटिकल मील तक आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उनकी है कि 12 नॉटिकल मील तक आपको पूरा अधिकार है, फिर उसके बाद से थोड़ा कम है, फिर 200 नॉटिकल मील तक कुछ ही अधिकार है। तो इससे आपका ये डिवाइड है कि समुद्र में भी आपको इतने तक अधिकार है, ठीक है भाई, इनका अधिकार तो है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन अब आपदा आ गई तो आपने कहा कि भाई इन हिंद महासागर में आपदा आ रही है, तो हमारे इधर तो आनी नहीं चाहिए, हमारी सीमा क्रॉस ना करें। तो ये तो वही बात हुई ना कि मतलब प्राकृतिक आपदा उसे नहीं रोक सकते, दुनिया के सब दुश्मनों से बच सकते हो, प्राकृतिक आपदाएं कभी नहीं आपको छोड़ती हैं, फिर चाहे आपकी सीमाएं जो भी हो। अब आप कहें कि हमारी सीमा में आई थी, नेपाल में आना चाहिए था, पाकिस्तान में आना चाहिए था, हमारी सीमा में क्यों आ गई, हमारे बॉर्डर पे क्यों आ गई, क्योंकि आप तो यहाँ पे हो,
हो यहाँ पे तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो वो किसी की नहीं सुनने वाली, और इसके लिए ना आप किसी से लड़ भी नहीं सकते हो कि हिंद महासागर में सुनामी आ गई तो हमारे इधर क्यों है, इंडोनेशिया बस में आनी चाहिए थी या मालदीव को भी डुबोना चाहिए था, हमें क्यों डुबो के जा रहे हो भाई। तो यहाँ पे हम किसी से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि सब रूठे तो रूठे पर हमारी प्रकृति ना रूठे, भगवान से यही दुआ करो, क्योंकि सब रूठेंगे तो हमने ना तो किसी को मनाने का ठेका ले रखा, सबके सब जाए भाड़ में, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी प्रकृति रूठ गई ना हमसे, तो कसम से गजब ही हो जाना है कि यहाँ पे किसी की नहीं सुनने वाली, वो फिर किसी की भी नहीं सुनने वाली है। और उसके बचाव के लिए इसके पहले चैप्टर पे हम लोग बहुत सी बातें कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, आप देखेंगे कि ये जो राजनीतिक प्रभाव है, काफ़ी टाइम हो गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मतलब। तो आप लोग थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, कहानी के रूप में अपना माइंड में ना एक फ्रेम बना लीजिए कि किस तरीके से वैश्विक लेवल का क्या चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैप्टर पे है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बाकी आपको सीधे सीधे 3-4 फंडे क्लियर रखने हैं। कौन कौन से, ये वैश्विक स्तर पर सामाजिक स्थिति में क्या हो रहा है, हालांकि आ जाएगा वही सब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आर्थिक स्थिति पर क्या किस चीज़ से किस तरीके से हो रहा है, और उसके बाद राजनीतिक स्थिति पर, उसके बाद आपका आ जाएगा सांस्कृतिक स्थिति पर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाएगा प्रौद्योगिकी। ये इतनी चीज़ों का आप पूरा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, और हालांकि पूरा एक्सप्लेन पूरे चैप्टर के बाद ही होगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्या है।